आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए ये चैप्टर जो है ना, मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए तो क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका ये जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह कैसे होते हैं, कैसे फार्मूला बनता है, जो आप आज तक H2O वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सुनते आ रहे थे, वो सब कैसे बनता है, कैसे जुड़ते हैं, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एटम्स वर्ड क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स के जो सिंबल्स लिखे जाते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि जिंक एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का आप सिंबल देखते हैं Zn होता है, तो ये सब कैसे लिखे जाते हैं, किस आधार पर लिखे गए हैं, उसको समझना है। उसके बाद से ये एटम्स क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये सब चीज़ क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले एक चीज़ देखते हैं कि आप पिछले चैप्टर में एक चीज़ पढ़े थे, जो इज मैटर अराउंड अस प्योर करके एक चैप्टर था आपका, सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का। उसमें आपने प्योर सब्सटेंस इम्प्योर करके पढ़ा था। उसमें एलिमेंट्स का वर्ड, एलिमेंट वर्ड का नाम आपने सुना होगा, और एलिमेंट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत समझे भी होंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आप एलिमेंट उसमें नाम सुने थे, इसमें भी उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपने ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स वर्ड है उसमें आप देखे थे। तो देखिए जैसे कि कुछ हम एलिमेंट्स उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन हमने ले लिया, उसके बाद से कोई और एलिमेंट्स ले लीजिए, ऑक्सीजन। ये सब जितने भी वर्ड्स आप सुन रहे हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम होगा, आपका लीड हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। क्लियर है? अब आपको इसी एलिमेंट से इस एटम का पता चलेगा। अब देखिए क्या होता है, एटम्स आपको बताते हैं। मैं आपको बोलता हूं ना कि आप काम करो, हाइड्रोजन लेकर आओ मेरे पास। ठीक है, एक देखिए मैंने एलिमेंट्स में हाइड्रोजन लेकर आया। ये सपोज करते हैं कि ये क्या है, इतना सारा हाइड्रोजन है आपके सामने। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये आप पढ़े होंगे उसमें कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी मैटर्स पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के अंदर भी क्या होंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है कि नहीं? इस तरह से। तो हाइड्रोजन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या कहलाएगा? एटम्स कहलाएंगे आपके। वो क्या कहलाएंगे? एटम्स। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा सर? एटम्स होगा। अब देखिए मैं एक वर्ड बोलता हूं यहां पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को दिखाए, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को भी शो करे, वही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का एटम कहलाएगा। वो सबसे छोटी यूनिट जो हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को दिखाए, वही क्या कहलाएगा? आपका एटम्स कहलाएगा। क्योंकि एटम्स में जब आप देखेंगे, एटम का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ेंगे, तो एटम का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में ये आपको पढ़ाना है। ठीक है, जिसके बीच में ये जो है न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सेल होंगे। ठीक है, और इस सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साइड में। ये सोलर सिस्टम के आधार पर हम लोग इसको समझते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जो हाइड्रोजन की सबसे छोटी यूनिट अगर उठाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो हो सकते हैं। ये जो साइड में इलेक्ट्रॉन चल रहा है ये भी तो हो सकता है सबसे छोटी। लेकिन मैंने एक वर्ड इसमें जोड़ दिया कि वह सबसे छोटी यूनिट एलिमेंट का
जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को भी दिखाए। ध्यान से, जो उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी दिखाए तो वही सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगा? एटम्स कहलाएगा। बाकी तो एटम्स का अगर आप स्ट्रक्चर नेक्स्ट चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो एटम्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी आपको मिलेंगे जो इनसे भी छोटे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम से ही, तो आप बता नहीं सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है या कौन से एलिमेंट का है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एटम्स को एटम बोलते हैं सबसे छोटी यूनिट को जो इसकी पूरी प्रॉपर्टी को दिखाता है। अब आप एटम समझ गए। अब देखिए एटम्स के बाद चलते हैं कि एटम्स का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं एक तरह से फिगर स्फेरिकल शेप में होता है। तो ये जो स्फेरिकल शेप है तो सर इसका कोई मेजरमेंट का तरीका, इसके रेडियस को मेजर करना कैसे करते हैं? तो इसके रेडियस को मेजर हम लोग करते हैं नैनोमीटर में। किस में करते हैं? नैनोमीटर में। अब देखिए नैनोमीटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एटम्स जो होते हैं इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसको तो हम लोग पहले देख नहीं सकते हैं। अब जिस चीज़ को आप देख भी नहीं सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना छोटा होगा। तो उसके मेजरमेंट के लिए ये नैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अब आप देख के समझ सकते हैं कि इसकी साइज कितनी छोटी होती होगी। अब 10⁻⁹ मीटर का मतलब है कि ये माइनस में है तो ये आ जाएगा नीचे, यानी कि इसको 1/10⁹ मीटर कह सकते हैं। यानी कि 1 मीटर को भी 10⁹ आप समझ जाइए कितना करोड़ हो जाएगा। और उससे क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए 1 मीटर को, तो कितनी छोटी सी आपके सामने रिजल्ट आएगी, उसके बराबर इसका क्या होगा, रेडियस होगा। समझ में आया कि नहीं? इसके लिए छोटी यूनिट लेनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब देखिए क्या है कि इसका साइज हम लोग देख लिए इस एटम्स का, और इस एटम के साइज के बाद चलते हैं इसके मास की तरफ। अगर एक एटम का मास की बात करें तो समझिए कि इसको केजी में भी मेजर नहीं कर सकते हैं। केजी में, केजी हो गया, ग्राम हो गया, ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए कोई छोटी यूनिट हमको लेनी पड़ेगी जिससे कि हम इसके मास को मेजर कर सकें। समझ में आया कि नहीं? तो इसके लिए हम सबसे छोटी यूनिट लेते हैं इसके लिए, जिसको बोलते हैं AMU बोलते हैं। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यू ऐसे बोला जाता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। क्लियर है? अब देखिए सवाल उठता है कि सर 1 AMU कितने के बराबर होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 AMU जो है, 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप इसको कैलकुलेशन करके सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर है? अब देखिए ये जो मास दिया हुआ है ना, ये लगभग एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, मतलब आसपास होते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब सर इसका मास कैसे निकाला गया? ये 1 AMU जो है ये कैसे निकला, ये कहाँ से आया? तो आपके बुक्स जब देखेंगे तो उसमें एक कार्बन 12 करके लिखा हुआ होगा उसमें। ठीक है? अब देखिए क्या है कि दुनिया में जब केजी वगैरह नहीं होगा कि ये केजी, ये ग्राम, तो कैसे, मतलब कि साइंटिस्ट वगैरह कैसे बताए होंगे कि
आपका इतना, अगर ये इतना वेट ले लो तो ये 1 kg हो जाएंगे। तो कोई ना कोई सब्सटेंस होगा जिसको कि वो लोग मतलब कि एक टुकड़ा लिए होंगे, बताए होंगे कि इतना वेट अगर होगा तो 1 kg होगा, ऐसे करके वो पूरा उसको वर्ल्ड में बताया गया होगा। तो यहाँ पर भी एक कार्बन जो है, कार्बन 12 लिखा हुआ होगा आपके बुक्स में, C12 ऐसे करके, ये आइसोटोप्स होते हैं, ये आपको आगे चल के जानना है। अब कार्बन 12 बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं कि इस तरह से एक कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बन को 12 पार्ट्स में इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 12 पार्ट्स में जब डिवाइड कीजिएगा तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो ये एक पार्ट आपका निकलेगा, जो ये एक पार्ट इसमें से इस तरह से करके स्लाइस निकलेगा, ये स्लाइस जो होता है 1 AMU के बराबर होता है। मतलब कार्बन 12 को, कार्बन 12 आइसोटोप्स को हम लोग एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं एटम्स के मास को मेजरमेंट करने के लिए। तो एटम्स में हमने क्या क्या देखा कि एटम्स किसे कहते हैं, मतलब कि कोई भी एलिमेंट के जो सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि उसकी प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, उसे हम एटम्स कहते हैं। एटम्स का आपने साइज देख लिया और उसके बाद आपने एटम्स का मास भी देखा। अब देखिए सिंबल वगैरह कैसे लिखाते हैं, इसका जो इम्पोर्टेंट एक बात है कि सिंबल कैसे लिखते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप लोग क्या लिखते हैं, H करके लिख देते हैं। ऑक्सीजन को O लिख देते हैं। तो आपके ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के नहीं हैं, तो कुछ तो हैं ऐसे जो कि ये जो एलिमेंट के नेम हैं उनके फर्स्ट लेटर को उठाकर रख दिया गया है। और कुछ कैसे होते हैं, जैसे कि हम लोग जिंक को देखते हैं, तो जिंक का स्पेलिंग आपका होता है ZINC। तो इसका देखिएगा कि फर्स्ट लेटर इस तरह से रखा हुआ है कैपिटल में, और उसके बाद थर्ड वाला लेटर रखा हुआ है स्मॉल में। तो जब भी अगर आप लिखेंगे किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल, तो आप फर्स्ट लेटर को क्या कैपिटल में रखेंगे और बाकी इसके बाद का जो लेटर होगा उसको स्मॉल में रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखा है। अब देखिए अल्युमिनियम को देख लीजिए, तो AL करके होता है। तो अल्युमिनियम का जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो ALU से स्टार्ट होगा। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड लेटर को उठा के क्या किया गया है, रख दिया गया है इसके सिंबल में। तो कुछ इस तरह से सिंबल बनाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स का नेम है उसी के वर्ड्स को लेकर यहाँ पर रख दिया जाता है। और कुछ जो होते हैं वो ग्रीक या लैटिन या फिर साइंटिफिक नेम के आधार पर है, आए हुए हैं वहाँ से। कोई साइंटिस्ट अगर किया तो आप अपने नाम पर उसको रख देता है, या फिर ग्रीक या लैटिन से वर्ड आते हैं जिसको हम लोग जानते हैं। अब जैसे कि आप इसमें उठा लीजिए आयरन को, आयरन का क्या होता है, Fe होता है। इसको हम लोग फेरम बोलते हैं, क्लियर है। मतलब कि एज अ साइंटिफिक नेम इसका देखा जाए तो फेरम है, जिसको कि Fe बोलेंगे, लेकिन इसमें से कोई भी वर्ड इससे मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका सिंबल क्या है, Fe है। इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम पर है। तो इस तरह से आपके सिंबल्स लिखे जाते हैं। एटम्स ये होते हैं, एटम का आपने देखा कि साइज कैसे मेजर करते हैं और एटम का मास कैसे ये डिक्लेयर होता है। तो आपके एटम के मास, साइज और फिर सिंबल आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो वीडियोज आएगा उसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे हम, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इस चैप्टर में आपको उसमें जाइएगा तो आयंस वगैरह पढ़ना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको वैलेंसी भी जानना है। फिर इस चैप्टर में आपको जो बॉन्ड वगैरह बनेंगे, जैसे कि दो एलिमेंट का जो रिएक्शंस होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह से होता है, इसमें आपको वो भी बताया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एटम्स में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बाद हम लोग एटम्स जान गए। अब नेक्स्ट बार में जो है हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके।